हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। और 4 चैप्टर के एमसीक्यूज हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। आइए पहला एमसीक्यूज देखते हैं चैप्टर नंबर 5 का। तो प्लीज़ ज़रा गौर से देखिएगा। क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ टॉर्क इज, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है। क्या होगी, द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग अप्लाइड फोर्स। पहले ये देख लें कि टॉर्क जो है वो किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर एफ साइन थीटा। ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गई और ये इसकी वेक्टोरियल फॉर्म हो गई। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, सही है बेटा। और ये क्या है, वेक्टोरियल फॉर्म है, इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो आर जो है वो फोर्स आर्म कहलाता है, एफ जो है वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाती है। तो क्या पूछ रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ अ टॉर्क इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग अप्लाइड फोर्स। जहाँ फोर्स अप्लाई होगी वहीं टॉर्क होगा, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नंबर 3 कहता है कि जनाब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो हम टॉर्क की डायरेक्शन है बेटा राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। लेट सपोज ये रॉड है, आपको इस रॉड को ग्रिप कर लें अपने थंब में, अपने इस हाथ में। तो थंब की डायरेक्शन जो है वो कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है। ये बता रही है टॉर्क की डायरेक्शन। क्या बता रही है, टॉर्क की डायरेक्शन। फिंगर्स जो है इस तरह रोटेट हो रही हैं। तो ये बॉडी की रोटेशन अगर होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बॉडी की रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टॉर्क कहाँ पर होगा, अपवर्ड होगा। कहाँ पर होगा, अपवर्ड होगा। अगर बॉडी की रोटेशन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो थंब जो है बेटा डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर, जो है आप क्या कर रहे हैं जनाब, ये रॉड को आप ग्रिप कर लें। ठीक है, क्या कर लें, रॉड को आप ग्रिप कर लें। और रॉड को ग्रिप करने के बाद आप देखें कि आपके फिंगर्स कहाँ रोटेट कर रही हैं और थंब कहाँ पर आ रहा है। तो थंब की डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कहलाएगी। और ये भी याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम के लिए और टॉर्क के लिए, कि जिन दो एक्सिस पर जो है आर और एफ होगा, उसके थर्ड एक्सिस में जो है वो टॉर्क होगा। सही है बेटा, उसके थर्ड एक्सिस में क्या होगा, टॉर्क होगा। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंट क्या कहलाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंट जो है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम। सम ऑफ टॉर्क जो है वो कपल होता है। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स टॉर्क होता है। और मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट पाथ लीनियर मोमेंटम होता है। तो बचा क्या आपके पास, एंगुलर मोमेंटम। क्या बचा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास क्या है बेटा, इसका रिस्पेक्टिव आंसर है। ठीक है, चलें जी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स का, जो क्रॉस प्रोडक्ट है अप्लाइड फोर्स का, गिव्स द क्वांटिटी ऑफ। अभी अभी हमने देखा, पीछे हम ये बात देख कर आ गए। तो ये क्वांटिटी क्या देगी, टॉर्क देगी। क्या देगी बेटा, टॉर्क देगी। आगे देखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन। वो फिजिकल क्वांटिटी जो क्या प्रोड्यूस करती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टॉर्क। सही है, आगे देखते हैं, द यूनिट ऑफ टॉर्क एंड कपल आर। ठीक है, टॉर्क मैं बता चुका हूँ क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और कपल क्या होता है, मैथमेटिकली सम ऑफ टॉर्क होता है। क्या होता है, सम ऑफ टॉर्क विच इज टॉर्क एंड इट इज कपल। ठीक है, कैसे होता है आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं, उसमें मजीद डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो टॉर्क की यूनिट होगी वही कपल की यूनिट होगी, इसका मतलब। तो न्यूटन मीटर जो है वो यूनिट है किसके लिए, बोथ टॉर्क एंड कपल के लिए। सही है, आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है, पेयर ऑफ फोर्सेस। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, ये फोर्स जो है लेट सपोज अपवर्ड लग रही है, ये फोर्स जो है कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। तो ये पेयर ऑफ फोर्सेज हो गई। ठीक है बेटा, क्या हो गई, पेयर ऑफ फोर्सेज हो गई। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो क्या होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं और क्या होती हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन से मुराद ऐसा नहीं है कि इस लाइन पर जो है फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है बेटा, इस लाइन पर फोर्स जो है वो सेम पॉइंट पे एक्ट हो रही है। ये लाइन है, तो इसी पॉइंट पे दोनों बॉडीज, इधर से भी फोर्स लगा रही है, इधर से भी। तो इन दोनों फोर्सेज में ऐसा नज़र हमें कुछ नहीं आ रहा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ले लें स्टीयरिंग की, गाड़ी के स्टीयरिंग की। ठीक है, गाड़ी के स्टीयरिंग को दोनों हाथों से अज्यूम करेंगे आपने ग्रिप किया हुआ है। अब अगर आपने लेफ्ट टर्न करना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे जाएगा, राइट हैंड अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा। राइट टर्न करना है तो राइट हैंड डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और लेफ्ट हैंड अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है बेटा, ये पूरी डेफिनेशन दे रहा है किसकी बेटा, टॉर्क, कपल की। किसकी दे रहा है, कपल की दे रहा है। सही है बेटा। अच्छा जनाब, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, कहता है टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दो फोर्सेस हैं जो क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अभी हमने पढ़ा, ये थोड़ा सा आपको जो है वही डेफिनेशन दी हुई थी, पर थोड़ी सी वर्डिंग की हेर फेर थी। ये कपल के बारे में पूछ रहा था। किसके बारे में पूछ रहा था, कपल के बारे में। देखिएगा अब नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ द सम ऑफ टॉर्क इज जीरो देन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। अगर बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क का सम जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बॉडी में क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। सही है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व। अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो, इफ द, क्या हो, कब होगा कंजर्व, ये जरा आपने देखना है। जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल जीरो होगी, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो होगा, या द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट जीरो। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। सही है बेटा। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, ये बात हम स्टडी कर चुके हैं, सॉरी, ये बात हम स्टडी कर चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है बेटा, टॉर्क कहलाता है। ठीक है, तो अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो एल हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सही है बेटा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जब टॉर्क जो है, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वो जीरो होगा, तो आपके पास जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो जीरो हो, इफ द डैश क्वांटिटी इज जीरो। अगर डैश क्वांटिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या जीरो हो जाए बेटा, टॉर्क जीरो हो जाए। क्या जीरो हो जाए, टॉर्क जीरो हो जाए। अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास, जनाब, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, अभी हमने देखा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू टॉर्क। अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, और एल इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा। आगे चलते हैं, आगे क्या बात पूछ रहे हैं, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द बॉडी। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी से क्या हो जाए, पास हो जाए। तो ये बेटा सेंटर पॉइंट था, इससे ये रॉड पास हो रही है। ठीक है, अब ये जो आपके पास जो भी बॉडी है सर्कुलर पाथ पर मौजूद है, वो क्या करेगी, स्पिन करना शुरू कर देगी। क्या करना शुरू कर देगी, स्पिन करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये बॉडी की मोशन जो है क्या कहलाती है आपके पास, स्पिन मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पिन मोशन कहलाती है। ठीक है, तो स्पिन मोशन जो है इसका क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर है। सही है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूमेरिकल है। आप ज़रा देखिएगा, हम कोशिश करेंगे बगैर कैलकुलेटर के करें, और आपको टेंशन हो रही है तो कैलकुलेटर वगैरह पेन पेपर साथ रखें। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 720 जूल सेकेंड। ठीक है, ये इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा एल गिवन है। जूल इंटू सेकेंड जो है वो यूनिट होती है एंगुलर मोमेंटम की, इन 4 सेकेंड। ये क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो आपने क्या मालूम करना है, टॉर्क। अभी हम देख चुके हैं कि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी जो है वो टॉर्क होता है। डेल्टा एल जो है वो कितना दिया हुआ है, 720, और ये कितना दिया हुआ है, 4। कितना दिया हुआ है, 4। तो बेटा 720 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक आपके पास कॉमन सेंस है, 720 का हाफ अगर आप देखें तो 300 समथिंग में आपके पास आएगा। ठीक है, तो उसका भी हाफ कर दें तो 150 प्लस में आएगा। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आप जल्दी से लॉजिकली जो है इसको देखकर कर सकते हैं। एमसीक्यूज में यही होता है बेटा, थोड़ा सा लॉजिकली देखें और आंसर आपको मिल रहा होता है फ़ौरन। ठीक है, तो 720 डिवाइड बाई 4 इज़ 180। आगे देखते हैं, इफ़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट पासिंग थ्रू द रोटेटरी मोशन। ठीक है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी का पास ना हो रहा हो, लेट सपोज ये पार्टिकल था
और ये पार्टिकल जो है क्या करता है, इस ऑर्बिटल पाथ पर मूव कर रहा होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ एक्सिस से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास ना हो, तो बॉडी की मोशन जो है अराउंड दिस ऑर्बिटल पाथ ये कहलाती है ऑर्बिटल मोशन। क्या कहलाती है? ऑर्बिटल मोशन। अगर लट्टू की तरह, ठीक है, टॉप की तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो जाता तो वो स्पिन मोशन थी। ये लट्टू की तरह मोशन नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अराउंड जो है मूव करता है। तो ये कौन सी मोशन है आपके पास बेटा? ये कहलाती है ऑर्बिटल मोशन। क्या कहलाती है? ऑर्बिटल मोशन कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉर्क डिपेंड्स अपॉन। टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर्म पर डिपेंड करता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर्म एंड फोर्स एंड फोर्स आर्म पर डिपेंड करता है, ये डायरेक्शन ऑनली। तो ये आपको बता चुका हूँ। तो टॉर्क जो है वो क्या होता है? आर एफ साइन थीटा होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? फोर्स आर्म है, और ये क्या है? फोर्स है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? फोर्स आर्म और फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात कि एंगल बिटवीन द आर एंड एफ पर भी डिपेंड करता है। अगर वो एंगल की बात आ जाए तो फिर वो ऑल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं फोर्थ ऑप्शन ये रखता कि जनाब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड फोर्स आर्म एंड द एंगल, तो ये फिर बेस्ट आंसर होता हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉडी मे बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी जो है वो किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी, अगर वो किस में हो? रेस्ट में हो। अभी ऑप्शन यहाँ पे यही है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फ़ौरन इसको आंसर मार्क कर दिया, मुझे चारों ऑप्शन पढ़ने थे, दैट इज़ माय मिस्टेक। आपको भी चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला कुछ भी करें, आपने काम सही करना है, ये जहन में रखिएगा। तो मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नो, मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी नो, स्लाइडिंग डाउन नो। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट आंसर था कि अगर बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होगी तो वो किस में होगी? रेस्ट में। तो वो कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर मोशन में होगी तो वो कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज द एग्जांपल ऑफ। ठीक है, अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, प्लैनेट्स की मोशन अराउंड द सन जो है वो क्या होती है? ऑर्बिटल मोशन होती है। क्या होती है बेटा? ऑर्बिटल मोशन होती है। अब ज़रा और देखिएगा आगे क्या कहता है बेटा? बॉडी सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी इन। वो तमाम बॉडीज जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करती हैं वो कहलाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बॉडी सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजेसेस। ठीक है, वो बॉडी जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है वो कहलाता है आपके पास, उसमें क्या होता है? जीरो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। अगले ऑप्शन देख लें ज़रा, समझ में आ जाएगा आपको कि कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, तो इसलिए हमने इधर बेटर आंसर समझा कि जीरो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। यहाँ आपसे पूछना जा रहा था, आपको पता है एक्सेलरेशन का सेंस या नहीं पता है? नेक्स्ट देखिएगा, बॉडी सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जो है क्या होता है? सम ऑफ टॉर्क जीरो होता है। ठीक है, जहन में रखिएगा। और टॉर्क की वजह से कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आप जब टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पर लिहाजा आपके पास क्या ऑप्शन बना कि जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करेगी वो आपके पास क्या है? जीरो एक्सेलरेशन रख रहा है। क्या रख रहा है? जीरो एक्सेलरेशन रख रहा है। सही है। नेक्स्ट देखें, द बोथ लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी आर जीरो। अगर दोनों लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होंगे रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके लिहाज से? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से, देन बॉडी विल। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी? नंबर एक, ऑनली इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन पढ़ना लाजमी है, वो इक्विलिब्रियम में होगी। ऑनली इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगेन इक्विलिब्रियम में होगी। द बॉडी विल मूव विद अ कांस्टेंट लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, अब भी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो याद रखिएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब क्या हो गया? डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी आंसर है। ठीक है, ऑनली इक्विलिब्रियम भी आंसर है, कांस्टेंट लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी भी आंसर है। इसका मतलब क्या हो गया? सब आंसर हो गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि उसने ऊपर लीनियर भी कहा था और एंगुलर भी कहा था, दोनों कहा था।
if a body is moving with the uniform velocity is said to be, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं क्या कहलाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। आगे देखते हैं, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हो तो अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या कहलाता है बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, बातों बातों में पहले मैं सारे आंसर आपको दे चुका हूँ। ठीक, तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। देखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड है किसका बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी का, ऑफ मास 4 kg, whose location at 2 meter along the axis having a velocity of 3 meter per second along y axis। ठीक है बेटा, तो क्या कहता है कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, mvr के। मास कितना है बेटा, मास है 4 kg, वेलोसिटी कितनी है आपके पास 3 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना है आपके पास 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 4 3 आर 12, 12 2 आर 24, 24 जो है आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 24 जूल इंटू सेकेंड इज द आंसर। अच्छा, ये भी न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम है, देखिएगा। अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, कितनी फोर्स, 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड टू द स्पैनर, एक स्पैनर पे लगाई जाती है, ठीक है, परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर। ये आर दिया हुआ है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नट द मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो कितनी होगी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या होता है, आर एफ साइन 90 होता है, साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। तो आर एफ बचा, आर कितना है 0.15, और एफ कितना है बेटा 8, और 8 15 आर होते हैं 120, एक दो दो नंबर के बाद जो है पॉइंट लगा हुआ है, तो दैट इज 1.2 इज द आंसर। 1.2 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इट्स एंगुलर मोमेंटम। बेटा बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर बॉडी जो है वो कहाँ मूव कर रही हो, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही हो, कहाँ मूव कर रही हो, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही हो, तो याद रखिएगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, थर्ड एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा। इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, थर्ड एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये x था, ये y था, तो एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इन द थर्ड एक्सिस। जो भी बचेगा, एक्स वाई है तो z बचेगा, एक्स जेड है तो y बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कहाँ मूव कर रहा है, एक्स वाई में मूव कर रहा है। बॉडी इन मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, तो कौन से प्लेन में होगा बेटा, z प्लेन में। सही है, आगे देखते हैं जनाब। तो ये हमने मैक्सिमम बात की बेटा इस चैप्टर में, ठीक है। अब रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम, रिगार्डिंग टॉर्क, रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। जनरली बात कर देता हूँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर लगने वाली तमाम फोर्सेस राइट हैंड साइड पर लगने वाली तमाम फोर्सेस के बराबर हो तो ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, आपके पास ये इक्विलिब्रियम कहलाता है जनाब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक और बात देख लें, अगर आपके पास ये बुक लाई कर रही है इस टेबल पर, ठीक है, आपने इस बुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर किया और बुक छोड़ दी, तो बुक एक्चुअली वो इस तरह गई होगी आपके पास। ठीक है, जब आप बुक छोड़ेंगे तो बुक दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगी, तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी बात ये कि कोन का इस तरह का पार्ट ले लें, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है, इसको आप पुश भी करेंगे तो आगे जाएगा, अपनी जगह पे ही सही सलामत रहेगा। अगर आप कोन को लेट सपोज इस तरह रख देंगे, ठीक है, तो आप इसको जब डिस्टर्ब करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस नहीं आएगी, तो ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये बॉल है, बॉल को आप पुश करेंगे तो ये बॉल जो है अपनी एक नई पोजीशन पर चली जाएगी, तो ये कहलाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सही है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू।